गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज वन डे वन चैप्टर स्कीम में 14th डे 14वां दिन। आज आपका कोर्स पूरा हो जाएगा अकाउंट्स का, और उसके बाद अपन जस्ट बाद पूरा होते ही ऑब्जेक्टिव्स एक बार लेंगे वापस, और कल तक ऑब्जेक्टिव भी टोटल कंप्लीट, तो अकाउंट से मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण। इसमें काफ़ी कुछ करा दिया है, एक आध दो क्वेश्चन बाकी थे, वो अभी बता देता हूँ आपको। लिखिए, प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के नियम बताइए। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के नियम बताओ। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के नियम बताइए। राइट द प्रोविजंस रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, लिखिए इसमें, all cash transactions are entered in the receipts and payment account। प्राप्ति भुगतान खाते में सभी नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। All cash receipts and payments are entered in the receipts and payment account, या all cash transactions are entered in the receipts and payment account, whereas it is related with the current year, last year और next year, चाहे वह चालू वर्ष, गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित हो। whereas it is related with last year, next year and current year। मतलब सीधी सी बात यह है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, और वो भले वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो या करंट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से, वो नहीं देखा जाता, सब लिखते हैं, है ना। एंड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तथा आयव्यय खाते में ओनली करंट ईयर्स ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड। आयव्यय खाते में केवल चालू वर्षों का लेखा किया जाता है। करंट ईयर्स ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड। आयव्यय खाते में केवल चालू वर्ष से संबंधित व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके, द प्रोविजंस प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं। द प्रोविजंस रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एज फॉलोज। प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं। द प्रोविजंस रिगार्डिंग कन्वर्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एज फॉलोज। प्राप्ति भुगतान खाते को आयव्यय खाते में परिवर्तित करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक एवं अंतिम शेष।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखा, प्रारंभिक एवं अंतिम शेष एरो लगा के लिखिए। इट इज कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस या रोकड़ शेष या बैंक शेष होता है। इट इज कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस या रोकड़ शेष या बैंक शेष होता है। इट इज़ नॉट एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता। इट इज़ नॉट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता। पॉइंट नंबर सेकंड, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान। कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान लिख लो। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर नॉट एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान, पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर नॉट एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय प्राप्ति व ये पूंजीगत प्राप्ति व भुगतान का लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता। अगला पॉइंट, साइड पक्ष, साइड्स पक्ष। साइड पक्ष लिखो। डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते का नाम पक्ष। प्राप्ति भुगतान खाते का नाम पक्ष। डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रिसिप्ट साइड, प्राप्ति पक्ष होता है। प्राप्ति भुगतान खाते का नाम पक्ष प्राप्ति पक्ष होता है। द डेबिट बैलेंस ऑफ ये डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रिसिप्ट साइड, वेयर एज डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते का नाम पक्ष। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते का नाम पक्ष इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर साइड, व्यय पक्ष होता है। आय व्यय खाते का नाम पक्ष डेबिट साइड क्या होता है, व्यय पक्ष होता है। द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, तथा जमा पक्ष आय पक्ष होता है। ठीक है। अगला समायोजन, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स समायोजन लिखो। एडजस्टमेंट्स आर डन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा किया जाता है। एडजस्टमेंट्स आर डन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, एक्रूड इनकम उपार्जित आय, अदत्त व्यय उपार्जित आय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, अनअर्न्ड इनकम अनुपार्जित आय पूर्वदत्त व्यय,
अनुपार्जित आय, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम। इसके बाद लिखिए डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन मूल्यह्रास। डेप्रीशिएशन इज एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मूल्यह्रास का लेखा आय व्यय खाते में किया जाता है। डेप्रीशिएशन इज एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मूल्यह्रास का लेखा आय व्यय खाते में किया जाता है। अगला पॉइंट, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शंस, केवल चालू वर्ष के लेन देन। करंट ईयर ट्रांजेक्शंस, चालू वर्ष के लेन देन, एरो लगा के लिखिए ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा किया जाता है। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष के लेन देनों का लेखा किया जाता है। ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स अर्थात दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, अर्थात वे मदे जो गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित हो, दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, अर्थात वे मदे जो गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित हो को घटा दिया जाता है। दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विथ लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर विल बी सब्सट्रैक्टेड एंड करंट ईयर विल बी एडेड। वे मदे जो गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित होती है उसे घटा दिया जाता है तथा चालू वर्ष से संबंधित मदों को जोड़ दिया जाता है दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विद लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल बी सब्सट्रैक्टेड या डिडक्टेड एंड करंट ईयर विल बी एडेड। अगला पॉइंट, आगमगत आय व्यय, रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस, आगमगत आय व्यय। इसमें क्या लिखेंगे, ओनली रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस, आय व्यय खाते में केवल आगमगत आय व्यय का लेखा किया जाता है। ओनली रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओनली रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते में केवल आगमगत आय तथा व्यय का लेखा किया जाता है। ये रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस किसको होते हैं, दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर हेल्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे आय व्यय जो बार बार होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें एक और लिख लो, बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट, खाते का अंतिम शेष। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट, खाते का अंतिम शेष। इसमें लिखो मतलब एरो लगा के, प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष रोकड़ शेष या बैंक शेष दर्शाता है। द बैलेंस ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट शोन, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। प्राप्ति भुगतान खाते का अंतिम शेष
रोकड़ शेष या बैंक शेष को दर्शाता है। एंड तथा द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते का शेष, एंड द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते का शेष, शोन आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी, आय व्यय खाते का शेष आधिक्य या कमी को दर्शाता है। आधिक्य, द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोन आइदर सरप्लस और डेफिशिएंसी, आय व्यय खाते का शेष आधिक्य या कमी को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न लिखिए। हाउ ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड, प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे की जाती है। हाउ ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड, प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे की जाती है। और अथवा, प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्हाट पॉइंट शुड बी, प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ computation of opening capital, at the time of computation of opening capital, प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक, लिखो। प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी kept in the mind, following point should be kept in the mind at the time of computation of opening capital. ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ओपनिंग कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, प्रारंभिक पूंजी की गणना सदैव, ओपनिंग बैलेंस शीट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, प्रारंभिक पूंजी की गणना सदैव गत वर्ष के चिट्ठे के आधार पर की जाती है। ओपनिंग कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, प्रारंभिक पूंजी की गणना सदैव गत वर्ष के चिट्ठे के आधार पर की जाती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोन ओपनिंग कैश बैलेंस, प्रारंभिक खाते, ये प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष प्रारंभिक रोकड़ को दर्शाता है।
इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, इसे लिखना चाहिए। अगला पॉइंट, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, गत वर्ष का अदत्त चंदा। गत वर्ष का अदत्त चंदा, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट फॉर द इंस्टीट्यूशन। गत वर्ष का अदत्त चंदा संस्था की संपत्ति होती है। इट शुड बी टेकन, उसे लिखा जाना चाहिए। मतलब ये क्या होता है, हमारा एसेट होता है। क्या क्या चीज़ लेंगे, लिख देता हूँ मैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी की गणना है। हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में लिखे। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या कहलाएगा, कैश। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल का चंदा बाकी है वो प्लस होगा इसमें, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in last year for current year या for next year। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर, पिछले साल में एडवांस मिला, कब के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मतलब करंट ईयर के लिए। ये प्लस होगा उसमें। आउटस्टैंडिंग अच्छा, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं ना अपन। देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो आ गई, फिर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस होगा। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि ये कौन से करंट ईयर से रिलेटेड है, हमें तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी।
एडवांस में ये लाइबिलिटी है, वो एसेट्स है, ठीक है। लास्ट ईयर्स एसेट्स, गत वर्ष की संपत्तियां, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर, वो सब होगा, वो प्लस होगा। चलो ऐसे कर देते हैं, तुम्हारा पता नहीं प्लस हो, ठीक है। मतलब अपने को ये देखना है, लास्ट ईयर एसेट्स प्लस होगी और लास्ट ईयर की लाइबिलिटीज माइनस होंगे, गत वर्ष की संपत्तियां प्लस होगी और गत वर्ष के दायित्व माइनस होंगे। ये एसेट होता है लास्ट ईयर का, ये भी एसेट होता है लास्ट ईयर का, ये प्लस हुआ, ये लाइबिलिटी होता है माइनस हुआ, ये एसेट है लास्ट ईयर की प्लस किया, बस इनको जोड़ देंगे तो जो आएगा ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी, ओपनिंग कैपिटल। ओके सर, अब देखा जाए तो ये चैप्टर में से लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है ना। यहीं पर ये चैप्टर की भी पूर्णाहुति होती है आपकी। और आज देखा जाए तो क्वेश्चन आंसर्स या थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारे अकाउंट्स का वो पूरा हो गया। अब एक स्थिति बचती है इसमें, क्या चीज़, हमने ऑब्जेक्टिव्स शुरू के एक आध चैप्टर के किए थे, उसके बाद किए नहीं। तो अब लाइन से आज का आधा दिन जो बचा, आधा घंटा वो, और नेक्स्ट डे पूरा अपन इसके ऑब्जेक्टिव्स कितने हो सकते हैं मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें आपको करवा देते हैं, जिससे कि अकाउंट्स का कोर्स हमारा पूरा होगा। रिमेंबर इट, आपको बेटा नोट्स बनाने और रोज़ याद करना, केवल बनाने से भी काम नहीं चलेगा। डेली इसका रीडिंग करो, तब जाकर आपको अपने आप याद हो जाएगा स्वतः। अच्छा, अभी भले ही अपने को ऐसा लगता है कि अपने को तो कुछ याद ही नहीं होता, पर बेटा अगर हमने बार बार पढ़ रखा है, उसको याद कर रखा है, तो एग्ज़ाम टाइम में जब बैठते हैं ना और क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो वो जो अपन ने पढ़ा था, याद किया था, वो सब चीज़ याद आएगी। या मुझे आपने अच्छी तरीके से सुना है तो मैं आपको बोलता हुआ दिखूँगा डेफिनेटली, ठीक। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स की। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए ऑब्जेक्टिव, देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना, मतलब इसी से कर देते हैं अपन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, गैर लाभकारी संस्था के फर्स्ट चैप्टर अपना लिखिए ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट है गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या होता है, आंसर लिख दो इसके नीचे। गैर व्यापारिक संस्था का या गैर लाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा, सोशल सर्विसेज। ठीक है, दूसरा लिखे लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क आर शोन इन, लाइफ मेंबरशिप फी आर शोन इन, आजीवन सदस्यता शुल्क को खाली स्थान में दर्शाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क को दर्शाया जाता है काय में, बैलेंस शीट, चिट्ठा। लाइफ मेंबरशिप फी आर शोन इन बैलेंस शीट, या ज़्यादा लिखना हो तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। आजीवन सदस्यता शुल्क को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी आर शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट।
अगला लिखे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ। प्राप्ति भुगतान खाता खालिस्तान का सारांश है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख लो, काम आएगा बेटा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ। प्राप्ति भुगतान खाता खालिस्तान का सारांश है। क्या का सारांश है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। प्राप्ति भुगतान खाता खालिस्तान का सारांश है, रोकड़ वही का सारांश है। अगला पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। आय व्यय खाता खालिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। आय व्यय खाता खालिस्तान के द्वारा बनाया जाता है। गैर लाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य हेतु प्राप्त दान को दर्शाया जाता है। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस इज शोन इन। किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान को दर्शाया जाता। कहाँ? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डोनेशन फॉर रिसिप्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। एक अगला पॉइंट लिखिए, एक क्लब के 500 सदस्य। A club has 500 members. एक क्लब के 500 सदस्य हैं। सदस्यता शुल्क 10 रुपये प्रति सदस्य। मेंबरशिप फी इज 10 रुपीज़ पर मेंबर। बीस सदस्यों ने चालू वर्ष के सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया। 20 सदस्यों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया। 20 members did not paid their fees and 10 members तथा 10 सदस्यों ने अगले वर्ष की फीस का अग्रिम भुगतान कर दिया। 10 members paid नेक्स्ट ईयर फीस इन एडवांस। क्वेश्चन लिख लिया? क्या लिखा आपने? द क्लब हैज़ 500 मेंबर्स। क्लब के 500 सदस्य हैं। ईच पे ₹10 एज मेंबरशिप फी। प्रत्येक सदस्य का सदस्यता शुल्क 10 रुपये है। 20 मेंबर्स डिड नॉट पेड देयर फीस, करंट ईयर फीस, एंड 10 मेंबर्स पेड देयर नेक्स्ट ईयर फीस इन एडवांस। बेटा 20 सदस्यों ने चालू वर्ष का शुल्क नहीं दिया और 10 सदस्यों ने अगले वर्ष का शुल्क अग्रिम रूप से दे दिया। लिख लिया? अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर ए।
पॉइंट नंबर ए, हाउ मच अमाउंट शोन इन रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। हाउ मच अमाउंट इज शोन इन द रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। बोलो जल्दी आंसर। 4,900, 4,900। देखो बेटा 500 सदस्य 10 रुपये एक से लेते तो कितना बनता, 5,000 बनता। या शॉर्टकट 500 मेंबर है, 20 ने नहीं दिया, माइनस कर दो 20, तो बचे कितने, 480 ने दिए, और 10 ने एडवांस दे दिया अगले साल के, 10 जोड़ दिए 480 में, 490। 490 मेंबर्स ने दिया है कितना, 10 रुपये के हिसाब से, 490 इंटू 10, 4,900, 4,900। रिसिप्सेंट पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी, 4,900। ठीक है। पॉइंट नंबर बी इसी में, हाउ मच अमाउंट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। हाउ मच अमाउंट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। आपको बताया था क्या, जितने मेंबर होते हैं इंटू कर दो, कितने बोला, 500 मेंबर, एक मेंबर से मेंबरशिप फीस कितना लेना, 10 रुपये, तो 500 इंटू 10, 5,000, 5,000 रुपये। तो आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी, आंसर है 5,000, 5,000। ठीक है। एक लिखिए, मैच फंड इज ₹10,000। अगला प्रश्न ये है, मैच कोष 10,000 रुपये है, एंड मैच एक्सपेंसेस इज ₹8,000। मैच के व्यय 8,000 रुपये हैं। मैच फंड इज 10,000, पहले द मैच एक्सपेंसेस इज 8,000। मैच कोष कितना है बेटा, 10,000 रुपये, जबकि मैच के व्यय कितने हैं, 8,000 रुपये। हाउ मच अमाउंट, अब ये लिख लिया ना, पॉइंट नंबर ए लिखो, हाउ मच अमाउंट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। हाउ मच अमाउंट इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाते में कितनी राशि दर्शाई जाएगी। आंसर है NIL नील, 0, ZDRO 0। ऐसा क्यों, सुन लो बेटा, अगर आपके पास मैच फंड है और मैच एक्सपेंसेस होते हैं तो पहले एक्सपेंसेस काय में से, हम फंड में से कवर करते हैं। फंड का लिखते हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में 10,000 रुपये मैच फंड लिखा है, मैच का खर्चा तो 8,000 हुआ, तो पूरा का पूरा 8,000 हम काय में से, फंड में से यूज़ कर लेंगे। अब मैच फंड कितना बच जाएगा आपके पास, 2,000 रुपये, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे, 2,000 रुपये। ठीक है। मैच फंड 10,000 की जगह क्या हो जाएगा लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 2,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसकी एंट्री नहीं आएगी। अब यही वाला प्रश्न वापस से लिखो नीचे, अगला, मैच फंड इज ₹10,000, मैच कोष 10,000 रुपये है, एंड मैच एक्सपेंसेस इज 14,000, तथा मैच व्यय 14,000 है, 14,000। मैच फंड इज 10,000 and match expenses is 14,000. So then how much amount is shown in income and expenditure account as match expenses? तो मैच व्यय की कितनी राशि आय व्यय खाते में दर्शाई जाएगी।
then how much amount of match expenses will be shown in the income and expenditure account? आय व्यय खाते में मैच एक्सपेंसेस की, मैच व्यय की कितनी राशि दर्शाई जाएगी? कितनी दर्शाई जाएगी? 4000, 4000, 4000। क्यों? देखो, पहले से फंड बना रखा हमने, बैलेंस शीट में पड़े 10,000, पहले तो वो 10,000 यूज़ कर लेंगे, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए? 14,000, 14,000। कितने एक्स्ट्रा हुए? 4,000, 4,000 P&L में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। ठीक, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना? 4,000। ठीक है, ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था के ऑब्जेक्टिव्स मैंने कराए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड चैप्टर पर आते हैं हम। पार्टनरशिप, साझेदारी करवा दिए थे तो बढ़िया है। साझेदारी संलेख के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में ऋण पर, साझेदारों के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। In the absence of partnership deed, interest on loan, interest on partners loan will be allowed. साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज कितना? 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है, 6% पर एनम। पर ये ध्यान रखना, 6% पर एनम काय पे देते हैं? लोन पे देते हैं। अगर कैपिटल शब्द लिख दे तो 0%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है ना, लिख लो आप। साझेदारी समझौते के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ -%। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज खालिस्तान प्रतिशत की दर से दिया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ -%। तो 0% की दर से यह लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी समझौते के अभाव में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों द्वारा लाभ विभाजन किया जाता है समान अनुपात में, इक्वल रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी अलाउड इन इक्वल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। लाभानी बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, चालू खाते का शेष, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में भी, चालू खाते का शेष हो सकता है, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में भी आइदर डेबिट और क्रेडिट और बोथ। चालू खाते का शेष नाम शेष, जमा शेष या दोनों हो सकता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट और बोथ।
अगला भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इन विच ईयर भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अप्लाइड? भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अप्लाइड? 1932 1932 में। भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है? 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगला प्रश्न, साझेदारी में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्य संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप। साझेदारी में न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन पार्टनरशिप। 2 and 50, 2 तथा 50। न्यूनतम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 50। अगला पॉइंट, साझेदारों का दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, अनलिमिटेड। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है। साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन इन डैश। साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है स्थिर पूंजी खातों की दशा में। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है किसमें? स्थिर पूंजी खाते की दशा में। ये आपका सेकंड पार्ट चैप्टर, मतलब पार्टनरशिप, साझेदारी खत्म हुआ। देखिए ये सब आपको मेन करवा रहे हैं, बाकी तो ठीक है, आपको करना ही है जो करना है। अब अगला चैप्टर में से ले लेते हैं, गुडविल और रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना। गुडविल, लिखिए, द कैपिटल ऑफ फर्म इज 5 लाख। फर्म की पूंजी 5 लाख रुपए है। द कैपिटल ऑफ फर्म इज ₹5 लाख। फर्म की पूंजी 5 लाख है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। सामान्य लाभ की दर 10% है। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 10%। सामान्य लाभ की दर 10% है। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म
इज 62,000। फर्म का वास्तविक लाभ 62,000 रुपये है, 62,000। अधिलाभ की राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ की राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितना आएगा जल्दी? 12,000। 12। देखो 5 लाख कैपिटल है, 10% नॉर्मल प्रॉफिट। 5 लाख का 10% 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट होता है 50,000 पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 62,000, 62,000। सामान्य से अधिक लाभ को अधिलाभ कहते हैं। प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल, तो 62,000 हुआ, जबकि नॉर्मल तो 50,000 था। कितने ज़्यादा हो गए? 12,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 12,000। आंसर लिख दो 12,000, 12,000। अब लिखिए, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1 लाख। एक फर्म की ख्याति 1 लाख रुपए आंकी गई। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। एक फर्म की ख्याति 1 लाख रुपए आंकी गई। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 पार्ट। नए हिस्सेदार को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित किया। न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/4 पार्ट। नए हिस्सेदार को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित किया। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए हिस्सेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कितना लाएगा बेटा? देखिए, आखी फर्म का, पूरी फर्म का कितना है? 1 लाख। इसको कितने पार्ट के लिए लिया? 1/4। 1 लाख इंटू 1/4। 1 लाख उन्नीस 1/4। 4 से काटेंगे 1 लाख को, 25,000। आंसर आ जाएगा 25,000। 25,000, 25,000। कर सकते ना? सरल क्वेश्चन है। फिर लिखिए, गुडविल इज ख्याति है। क्या है ख्याति? गुडविल इज फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट। ख्याति एक स्थायी तथा अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज ए फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट। ख्याति एक स्थिर, स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। डेप्रिसिएशन एंड ऑन गुडविल। अगला प्रश्न है, ख्याति पर हास इज नॉट एप्लीकेबल। ख्याति पर हास नहीं लगाया जाता। डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल इज नॉट एप्लीकेबल। ख्याति पे हास नहीं लगाया जाता। द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज। अधिलाभ का सूत्र है द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ का सूत्र है वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को
डॉग नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को खालिस्तान ख्याति भी कहा जाता है। डॉग नेचर गुडविल इज नोन एज पर्सनल गुडविल, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को खालिस्तान ख्याति भी कहा जाता है। कौन सी? व्यक्तिगत ख्याति भी कहा जाता है। डॉग नेचर गुडविल इज नोन एज पर्सनल गुडविल, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को व्यक्तिगत ख्याति भी कहा जाता है। ऐसे ही बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को कैट नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। कैट नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज लोकल गुडविल, कैट नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज लोकल गुडविल, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। ऐसे वो चूहे का भी कर लो। रैट नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति को रैट नेचर गुडविल इज आल्सो नोन एज, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति को क्या कहते हैं? रैट नेचर गुडविल इज नोन एज टेम्परेरी गुडविल, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति को आकस्मिक ख्याति भी कहते हैं। आकस्मिक, टेम्परेरी गुडविल। अगला प्रश्न, सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति, सबसे अधिक मूल्य वाली, सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति, द हाइएस्ट प्राइज ऑफ गुडविल इज कैट नेचर गुडविल। सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति कौन सी होती है? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। सर्वाधिक मूल्य वाली ख्याति कौन सी होती है? बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। ठीक है, तो इस प्रकार से गुडविल वाला भी जो चैप्टर है उसके हमने ऑब्जेक्टिव आपको कराए। 3 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स आज करा दिए आपको, और बाकी 9-10 चैप्टर जो बचे हैं वो हम कल पूरा कर लेंगे। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करना है। और निवेदन कर दूँ, कुछ बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, अभी भी मेरे पास खबरें आ रही हैं। नोट्स बनाओ, सुनने से पीर नहीं बनते। कॉपी में लिखोगे तो आपका उद्धार होगा, क्योंकि लिखा हुआ फिर आप याद कर सकते हो। इस चीज़ को न तो आप सेव कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, बार बार देख भी नहीं सकते। तो लिखा हुआ होगा वही आपके काम आना है ना। और डेली याद करो, डेली का डेली, रोज़ का काम रोज़ निपटाओ। लॉकडाउन में करोगे क्या? दिन भर घर में फालतू बैठे रहते हैं, यही काम करो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और कल जो है, कल हम इसको अलविदा बोल देंगे। किसको? अकाउंट्स को। पूरा कोर्स हो जाएगा आपका, और उसके बाद से शुरू होगा आपका बिजनेस। 1 डे 1 चैप्टर स्कीम के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी शुरू करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर निपटाएंगे उसका भी, और उसके भी आपको नोट्स बनवाएंगे, प्यारे से अच्छे से नोट्स बनवाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और बेटा, यही पढ़ाई काम में आती है। आखिरी महीने की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर अभी जो पढ़ लिया तो परसेंटेज एकदम से बूस्टअप हो जाते हैं। और आपने साल भर पढ़ा और आखिरी में 1 महीने छोड़ दिया पढ़ना कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं, क्या पता होंगे नहीं होंगे, तो बेटा ये बहुत तकलीफ़ का मैटर है। पेपर होंगे ही, और उस समय फिर परसेंटेज एकदम से आपका डाउन होगा। तो आखिरी महीने तो ये अमृत बरस रहा है, इसमें किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहिए आपको, है ना। और जिनकी फीसेस ड्यू हो गई है वे घर पर आकर भी जमा कर सकते हैं, या पेटीएम के माध्यम से, या गूगल पे के माध्यम से। मैं आपको मोबाइल नंबर लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए आप, जिसमें आप अमाउंट डाल सकते हैं। चलो, मैं भी भूल गया हूँ। जिसको भी फ़ीस पेमेंट करना है जैसे, और अगर आपको
उसके पहले फ़ोन लगा ले मुझे। फ़ोन लगाएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा अलग। मेरे वाले मोबाइल पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है ना। 7898, अब वो गलत लिखा दूँ तो कोई मतलब नहीं है, कल की क्लास में लिखाऊंगा। उस मोबाइल नंबर पर आप जो है फ़ोन पे नहीं होता है, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं और उसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। असुविधा के लिए आप समय से पहले फ़ीस का भुगतान करें, जिससे कि आप आपके बैच में बने रहेंगे। अन्यथा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपकी डेट होते ही ये अपने आप उड़ा देता है ना। ठीक, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।